डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज़ क्लास। तो बच्चों, आज के क्लास में हम 11th क्लास का जो एनुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर था 2021 का, उसे सॉल्व करने वाले हैं। और आज जो मैं कवर करूँगी वो होंगे 1 मार्क के क्वेश्चंस। और बच्चों, इस पेपर से आपको जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है आपका, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, एक बार मैं आपको पेपर का जो पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखो, 1 मार्क के आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे टोटल 40, मीन्स 40 क्वेश्चंस विच विल कैरी 1 मार्क ईच। और फिर उसके बाद 5 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स ईच, जैसे यहाँ मेंशन है। और इसी तरह जो 7 to 11 क्वेश्चन नंबर होगा, ये 5 क्वेश्चंस आपके होंगे 3 मार्क्स ईच। और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में। तो ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा क्वेश्चन पेपर का। तो देखिए, हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है कि जो न्यायाधीश है उसकी विश्वसनीयता मुख्य रूप से किस बात पर निर्भर करती है। न्यायाधीश मीन सैंपल, तो सैंपल की जो ये कह सकते हैं रिलायबिलिटी है, वो किस पे डिपेंड करेगी। एक तो सैंपल के साइज़ पर डिपेंड करेगी, जैसा ए ऑप्शन में है। और बी ऑप्शन में क्या बताया हुआ है कि जो एनुमरेटर्स हैं, जो कि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनके प्रशिक्षण पर, उस पर भी डेफिनेटली निर्भर करती है। और जो सैंपल की हमने विधि यूज़ की है, न्यायाधीश की विधि, उस पर भी डिपेंड करती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, डी आंसर जो है वो करेक्ट है इसमें। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन मूल्य का एक प्रकार है। पार्टीशन वैल्यू हमें बतानी है, इनमें से कौन सी है। तो देखिए, जो माध्यिका है जिसको हम एम से प्रेजेंट करते हैं, मीडियन, और सेकंड दिया हुआ है क्वार्टाइल, चतुर्थक। तो मीडियन सीरीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो मीन्स यदि मैं कहूँ कि Q2 मीडियन ही होता है, सेम ही चीज़ है। तो आंसर में जो हमें करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शंस में से दिख रहा है वो क्या होगा, दोनों ए तथा बी, सेकंड भी है और फर्स्ट भी है। तो हमें दोनों करेक्ट लग रहे हैं, तो सी जो है वो राइट आंसर इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि संचयी आवृत्ति वक्र की रचना की जा सकती है। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व होता है, दैट कैन बी डन बाय, तो मीन्स उसमें हम लेस देन मेथड भी यूज़ करते हैं, मोर देन मेथड भी यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, दोनों ए और बी के द्वारा संचयी आवृत्ति वक्र की रचना की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अनुसंधान की विधि के द्वारा मौलिक रूप से इकट्ठे आंकड़े क्या कहलाते हैं। तो आप लोगों ने किया ही होगा कि जो डेटा ओरिजिनल होता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी कहते हैं जिसको, तो वो कौन सा डेटा होता है, वो प्राइमरी डेटा होता है, प्राथमिक आंकड़े। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कि औपनिवेशिक शासन के समय, मीन्स जब कॉलोनियल पीरियड था, तो उस समय जो इंडियन डेमोग्राफिक फीचर थी वो क्या थी। तो जब हमें ये कह सकते हैं, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे कंट्री पे राज था, तो उस समय जो जन्म दर थी, बर्थ रेट था, वो भी हाई था और डेथ रेट भी हाई थी। साथ ही साथ जो इन्फेंट रेट है वो भी ऊंची थी, मतलब शिशु दर भी ऊंची थी। तो राइट आंसर इसमें क्या है, उपरोक्त सभी, ऑल द अबव इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरह क्वेश्चन 6 देखिए, सहसंबंध जो है, उच्च सहसंबंध किस स्थिति में होगा। जो आर है उसकी वैल्यू क्या होगी जिसे हम बोलेंगे उच्च सहसंबंध। तो डेफिनेटली वो आंसर क्या है, जब आर की वैल्यू मोर देन 0.75 है तो वो क्या स्थिति हो जाएगी, वो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन को प्रेजेंट करेगा। तो डी आंसर इज करेक्ट हेयर, डी ऑप्शन सॉरी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट देखिए, कृषि साख के मुख्य साधन बताने हमने। एग्रीकल्चरल क्रेडिट के जो मेन सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, एग्रीकल्चरल क्रेडिट कौन कौन प्रोवाइड करता है। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं देखिए, जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये भी देते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी बोलते हैं जिनको, रीजनल रूरल बैंक्स, वो भी देते हैं, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो भी देती हैं। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन, इसका एक उपाय, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, उसका जो मेजर यूज़ किया जा सकता है वो क्या हो सकता है। तो इसमें से तो राइट आंसर ए ऑप्शन है। प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो क्या होगा, पब्लिक सेक्टर का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। उदारीकरण तो हो नहीं सकता। वैश्वीकरण में तो और ओपन होते हैं, ये कह सकते हैं हमारा कंट्री जो है बाकी कंट्रीज़ के साथ डीलिंग करना शुरू कर देता है। तो अगर हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर कह रहे हैं तो उसका मेजर यहाँ रहेगा निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि शहरी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोज़गारी कैसी होती है। अर्बन एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है वो कैसी होती है, वो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में मीन्स अर्बन एरिया में क्या है, इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती कि अगर रूरल एरिया से अर्बन एरिया में वर्कर्स शिफ्ट होते हैं तो सभी को काम मिलना आसान नहीं है। और अर्बन एरिया में क्या है, एजुकेशन का लेवल कंपैरेटिवली हाई होता है तो सभी को काम नहीं मिल पाता है, तो उसको हम शिक्षित बेरोजगारी कह देते हैं। तो राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि धारणीय विकास का जो प्रतिपादन हुआ था, मीन्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको किस रिपोर्ट में स्टेट किया गया था। तो वो रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसको आप अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीयक आंकड़े मौलिक होते हैं। अब हमें स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन किया था प्राइमरी डाटा को लेकर। प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होता है लेकिन सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स है। सेकेंड 12th क्वेश्चन है, जनगणना हेतु भारत में प्रतिदर्श विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो जनगणना अगर की जा रही है, सेंसस फॉलो किया जा रहा है, तो वहाँ सैम्पल मेथड तो हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि जनगणना का मतलब क्या है, हर पर्सन के बारे में जानकारी इकट्ठी करना। तो वहाँ तो सैम्पल वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, फैमिली के हर एक पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाना है। तो वहाँ सैम्पल मेथड फॉलो नहीं होगा, क्योंकि इसका नाम ही सेंसस है, तो नेचुरली सैम्पल मेथड तो यहाँ लगेगा ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है, फॉल्स। देन सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, ये जो डेटा होता है उसको हम टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपका जैसे रिपोर्ट कार्ड है, आपने देखा ही होगा, रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है, सब्जेक्ट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, परसेंटेज दी होती है। तो वहाँ पर भी हमने क्या होता है, जो डेटा होता है उसको टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया होता है। तो स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 14, समांतर माध्य है एक्स बार कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही होता है। बेसिक जो फर्स्ट फॉर्मूला आपने किया है एक्स बार का वो यही है, समीशन एक्स बाय एन। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है कि जो सहसंबंध है, मीन्स को रिलेशन कोफिशिएंट जो है, सहसंबंध गुणांक, उसका मूल्य ऋणात्मक नहीं होता है। तो देखिए बच्चों, आर से हम प्रेजेंट करते हैं कोरिलेशन को, और इसकी वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है, पॉजिटिव में भी आ सकती है। जब कोई दो वेरिएबल हमने लिए, उनमें आपस में नेगेटिव रिलेशन है, तो उस समय आर की वैल्यू ऋणात्मक ही आएगी, नेगेटिव में ही आएगी वैल्यू। तो इसका जो ये जो स्टेटमेंट है वो कैसी हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि आर नेगेटिव में भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि जो फ्यूचर जनरेशन है, भावी पीढ़ी है, उसके कल्याण हेतु धारणीय विकास उत्तरदायी है। डेफिनेटली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत मैटर करता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 17 कि जो ऐच्छिक बेरोज़गार है उसको बेरोज़गार नहीं माना जाता। तो जो वॉलेंटली ही अनएम्प्लॉयड है, जो काम करना ही नहीं चाहता, तो उसको बेरोज़गार में मान ही नहीं सकते। तो डेफिनेटली करेक्ट है स्टेटमेंट। वो व्यक्ति बेरोज़गार होगा ही नहीं जो अपनी मर्जी से किसी भी काम में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता है। क्वेश्चन नंबर 18 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो 24 जुलाई 1991 में लागू की गई थी। तो ये करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट
नेक्स्ट है कि SIDBI बैंक लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करता है। हाँ, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ही लोन देता है ये लोन, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 20 कि विशुद्ध बचतों से आर्थिक समृद्धि को मापा जाता है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आए हैं फिलअप्स। तो देखिए फिलअप्स में फर्स्ट क्या है, प्रत्यक्ष अनुसंधान अपेक्षाकृत डैश महंगी विधि है। तो जो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड फॉलो किया जाता है कंपैरेटिवली, वो कैसा होगा, जब डायरेक्टली हर पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा रहा है तो उसमें तो डेफिनेटली क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा, एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, तो वो अधिक महंगी विधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सारणी का एक अनिवार्य भाग मीन्स नेसेसरी पार्ट ऑफ टेबल। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से तो क्या है, उसका हेडिंग ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट है टेबल का, तो शीर्षक यहाँ राइट है। नेक्स्ट है कि डैश विभाजन मूल्य का एक प्रकार है। हमने ऐसा क्वेश्चन अभी किया भी है जिसमें हमने चतुर्थक और माध्यिका के बारे में बताया था, मीडियन के बारे में बताया था, तो राइट आंसर यहाँ पर माध्यिका मीन्स मीडियन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कि डैश आंकड़ों को 4 बराबर भागों में बांट देता है। तो ऐसा कौन है, ऐसा क्वार्टाइल है जो कि 4 पार्ट्स में बांट देता है, तो राइट आंसर है क्वार्टाइल चतुर्थक। नेक्स्ट है कि डैश ने श्रेणी सह संबंध गुणांक का निर्माण किया। तो रैंक कोरिलेशन टेक्निक दी थी स्पीयरमैन ने, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 कि हम डैश क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो यहाँ देखिए एग्रीकल्चर दिया हुआ है और एक इंश्योरेंस बीमा दिया हुआ है, तो एग्रीकल्चर तो प्राइमरी सेक्टर है, तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा बीमा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नई आर्थिक नीति में डैश को शामिल किया जाता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन को शामिल किया गया है, तो राइट आंसर निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन है। मौसमी बेरोजगारी सामान्यतः डैश में पाई जाती है। तो मौसमी किस में पाई जाएगी, अब जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है मौसम पे डिपेंड करता है, तो नेचुरली जो मौसमी बेरोजगारी है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 कि आर्थिक विकास और धारणीय विकास में अंतर पाया जाता है या नहीं। डेफिनेटली दोनों में अंतर है। आर्थिक विकास मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो क्या होगा कि आपकी मीन्स कंट्री की पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम रेज हो रही है, लेकिन धारणीय विकास में क्या होगा, हम रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करेंगे कि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी सेफली बच पाएँ, तो उनका एक्सेस में यूज़ ना, एक्सेस में एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो दोनों में अंतर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कब से शुरू की गई थी। ये स्टार्ट की गई थी 1951 में। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका टाइम पीरियड था 1951 to 56।